हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज 11th क्लास का लेसन 6 साझेदारी संगठन का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है साझेदारों के प्रकार। मीन्स साझेदारों के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साझेदारी फर्म में प्राय दो प्रकार के साझेदार पाए जाते हैं। एक जो साझेदारी फर्म, ये आपको मालूम है कि साझेदारी फर्म साझेदारों का एक सामूहिक रूप से बना हुआ एक संगठन होता है। और इसमें जो साझेदार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वे साझेदार जिनका फर्म से सीधा संबंध होता है, यानी कुछ इस प्रकार के साझेदार होते हैं जिनका फर्म से सीधा संबंध होता है। ये साझेदार फर्म में सीधा संबंध का मतलब है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये साझेदार जो होते हैं, ये फर्म में अपनी पूंजी लगाते हैं, लाभ और हानि में हिस्सा लेते हैं, तो इन्हें पूर्ण साझेदार कहते हैं। यानी पूरी तरह से जो साझेदार एक्टिव रहते हैं, धन भी लगाते हैं, धन का मतलब कैपिटल भी लगाते हैं, और जो भी फर्म में लाभ होता है या हानि होती है उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है, तो ऐसे साझेदार को पूर्ण साझेदार कहते हैं। सेकंड जो है, वे साझेदार जिनका फर्म के व्यवसाय में पूर्ण हित नहीं होता है। यानी ये जो पार्टनर होते हैं, ये इनका पूरा इंटरेस्ट, हित का मतलब यह है इंटरेस्ट, साझेदारी फर्म में नहीं होता है। वे साझेदार किसी विशेष उद्देश्य के लिए फर्म में जुड़ते हैं। ये जो साझेदार होते हैं, जो सेकंड टाइप के हैं, इनका एक मेन मोटिव जो है दूसरा होता है। ठीक है, इनके द्वारा फर्म में पूंजी लगाने व लाभ जो है हानि में हिस्सा प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है। अब ये साझेदार इस टाइप के होते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पूंजी लगाएं, या ये जरूरी नहीं है कि लाभ हानि में इनका हिस्सा हो। इन्हें अपूर्ण साझेदार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इस पहले से जो कंक्लूजन निकला कि साझेदार दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण साझेदार। तो पूर्ण साझेदार वे साझेदार होते हैं जो फर्म में पूंजी लगाते हैं, फर्म के प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं, और फर्म में होने वाले लाभ और हानि में उनकी हिस्सेदारी होती है। दूसरा अपूर्ण साझेदार। अपूर्ण साझेदार वो साझेदार होते हैं जो जरूरी नहीं कि फर्म में पूंजी लगाएं, जरूरी नहीं कि लाभ हानि में हिस्सा हो। ठीक है, इनका जो मेन मोटिव होता है कुछ अलग होता है, और ये किसी अन्य उद्देश्य से फर्म में जुड़ते हैं। ठीक है, और इन्हें अपूर्ण साझेदार कहा जाता है। अब हम इन टॉपिकों को डीपली स्टडी करते हैं, और सबसे पहले बात आती है कि पूर्ण साझेदार जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, इस श्रेणी में निम्नलिखित साझेदार आते हैं। तो पहला जो पूर्ण साझेदार का जो प्रकार है वो देखते हैं हम। तो पहला जो प्रकार है वो है सक्रिय साझेदार। तो सक्रिय साझेदार कौन कौन से, यानी पूर्ण साझेदार तीन प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय साझेदार, दूसरा निद्रालु या स्थिर साझेदार, और तीसरा गुप्त साझेदार। ठीक है, तो सक्रिय साझेदार क्या है? तो वे साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से, सक्रिय मतलब पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये फर्म में पूंजी लगाते हैं। सक्रिय का मतलब पूरी तरह एक्टिव है, ये फर्म में पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं। इनका उत्तरदायित्व तो असीमित होता है, यानी कल को अगर किसी कारण से फर्म को हानि हो जाती है तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि जितना भी दायित्व इनके हिस्से में आएगा वो इसको सहन करेंगे। ऐसे साझेदार फर्म के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। एजेंट का मतलब है फर्म के लिए ग्राहक खोजने का काम करते हैं, कोई समझौता करने का काम भी ये करते हैं। अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी साझेदार दायी होते हैं। अर्थात इन्होंने मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट कर दिया, कोई भी डील कर दी, तो सब साझेदारों को माननी होगी वो डील, यानी वो सब पर लागू होगी। इन्हें सामान्य या साधारण साझेदार भी कहते हैं। दूसरा होता है निद्रालु, यानी स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, यानी स्थिर साझेदार। निद्रालु या स्थिर साझेदार
का अभिप्राय उन साझेदारों से है जो अन्य साझेदारों की तरह पूंजी विनियोग करते हैं। यानी ये भी, क्योंकि देखिए ये तीनों टाइप पूर्ण साझेदार के हैं, तो पूंजी तो इसका मतलब ये भी लगाते हैं, लाभ हिस्से में ये भी इससे भाग लेते हैं, और उत्तरदायित्व तो इनका भी असीमित होता है, परंतु व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेते। अर्थात व्यवसाय के संचालन में ये प्रबंध और संचालन में एक्टिव नहीं होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता है निद्रालु या स्थिर साझेदार, इनएक्टिव होते हैं। तीसरा है गुप्त साझेदार। तो गुप्त साझेदार क्या है? वह साझेदार जिसकी के फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती है। कुछ साझेदार पार्टनरशिप में ऐसे भी होते हैं कि जो कि पैसा तो लगा देते हैं, लाभ हानि में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन जो इस शर्त पर पार्टनर बनते हैं कि उसके पार्टनर होने की जानकारी किसी और को नहीं दी जाएगी, तो ऐसे साझेदार को गुप्त साझेदार है। इसकी शेष विशेषताएं यानी अन्य साझेदारों की तरह, अर्थात ये भी पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो है गुप्त रहते हैं। यह पूंजी विनियोग करता है, लाभ हानि में हिस्सा लेता है, प्रबंध में भाग लेता है, और इसका दायित्व भी असीमित होता है। बस ये गुप्त रहता है, अर्थात दूसरों की नजरों से ओझल रहता है, दूसरों की नजरों में नहीं आता। इसके बाद है सेकंड जो पार्ट है, क्योंकि ये पूर्ण साझेदार के 3 टाइप थे, अब है अपूर्ण साझेदार। तो अपूर्ण साझेदार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अपूर्ण साझेदार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नाम मात्र का साझेदार। तो नाम मात्र के साझेदार का अभिप्राय ऐसे साझेदार से जो ना तो पूंजी लगाता है, नाम मात्र का, ना ही लाभ हानि में हिस्सा लेता है, और ना ही व्यवसाय संचालन में कोई भूमिका निभाते हैं। यानी ना तो ये पूंजी लगाते हैं, ना लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, ना संचालन में या प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को फर्म में साझेदार उसकी व्यक्तिगत साख का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, और किसी व्यक्ति का नाम बहुत है मार्केट में, और उसको व्यक्ति को आपने नाम के कारण, ताकि उसके नाम के साथ जुड़कर आपकी फर्म का भी नाम हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और नमकीन और मिष्ठान का काम जो है उसमें चालू करते हैं, और हल्दीराम के नाम को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो उसके नाम का लाभ जो है आपको मिल जाता है। इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ कोई सीधा संबंध ना होते हुए भी अन्य पक्षकारों के प्रति वह ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होता है। अर्थात यद्यपि साझेदार का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता पार्टनरशिप फर्म से, लेकिन ये भी अन्य लोगों के प्रति उसी प्रकार दायी होगा, अर्थात बाहरी लोगों के प्रति उसी प्रकार जिम्मेवार होगा जैसा कि एक सक्रिय साझेदार। यहां मुख्य प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना हित के इस तरह की साझेदारी क्यों स्वीकार। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि जी ऐसे पार्टनर कैसे बनना स्वीकार कर लेगा, ना तो उसको लाभ हानि में हिस्सा है, ना प्रबंध में हिस्सा है, ना वो पूंजी लगा रहा है, तो ऐसा स्वीकार कैसे। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो व्यक्ति फर्म में किसी विशेष लगाव के कारण ही साझेदार इस प्रकार का बनता है। ठीक है, जैसे बेटे द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में पिता का नाम साझेदारी के रूप में जोड़ना। समझ में आ गया होगा। मान लीजिए बेटे ने किसी व्यवसाय की साझेदारी फर्म का प्रारंभ किया है, और पिता के नाम का सहारा लेने के लिए पिता उसको सपोर्ट कर देता है, तो ऐसे साझेदारी जो है वो आपकी नाम मात्र की साझेदारी कहलाएगी। सेकंड है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ये क्या है? जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी कहे गए शब्दों या आचरण द्वारा ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह साझेदार है। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म का साझेदार नहीं है, लेकिन लोगों को वह ऐसा महसूस कराता है, वो कहता हुआ घूमता है कि भाई मैं भी उसका पार्टनर हूं, मैं भी उसका पार्टनर हूं। यानी लोगों को के मन में वो ऐसा विचार उत्पन्न कर देता है कि हाँ ये वास्तव में उसका पार्टनर है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्लॉट है, यानी वो प्लॉट आपकी नहीं है, लेकिन आप फिर भी लोगों को ये दर्शाते हैं कि ये प्लॉट या ये मकान आपका है, तो ऐसे को हम प्रदर्शन द्वारा यानी दिखावे द्वारा साझेदार कहेंगे कि वह साझेदार है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। या मुख्य बात यह है कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसके इस प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण दे देता है, तो वह साझेदार अन्य साझेदारों की तरह ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात मान लीजिए उसके इस व्यवहार को उसके कहने के अनुसार कोई मान लीजिए
कि भाई वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हूं, और कोई व्यक्ति इसके कहने के अनुसार उस फर्म को ऋण दे देता है और कल को उसको हानि हो जाती है, तो जैसे अन्य पार्टनर, ठीक है, अन्य जो साझेदार होंगे वो देनदार होंगे उस व्यक्ति के ऋण को, उसी प्रकार वो भी जो है उत्तरदायी उस ऋण का भुगतान करने के लिए होगा। तो ऐसा साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। यानी बाद में अगर वो कहे कि भाई मैं तो पार्टनर नहीं था, मैं तो केवल कह रहा था, तो वो इस बात से मुकर नहीं सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। इसके बाद है आपका सीमित साझेदार। सीमित साझेदार देखिए, सीमित साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है। विनियोजित का मतलब होता है लगाई गई, निवेश की गई पूंजी। सीमित साझेदार वह साझेदार होता है जिसका दायित्व उसने जितना धन लगाया है पार्टनरशिप फर्म में वहां तक सीमित होता है। मान लीजिए आपने किसी फर्म में 2 लाख रुपए लगाए, तो कल को फर्म को कोई ज्यादा हानि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपसे ज्यादा से ज्यादा आपकी देनदारी कितने की बनेगी? 2 लाख की। आपसे इससे ज्यादा हिस्सा नहीं मांगा जा सकता। अर्थात यदि फर्म को किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह अपनी पूंजी तक ही उत्तरदायी रहता है, अर्थात वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख देने का हिस्सेदार या उत्तरदायी होगा। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, यानी प्रबंध और संचालन में ऐसा पार्टनर जो है भाग नहीं ले सकता। ऐसे साझेदारों में कम से कम एक साझेदार का दायित्व आवश्यक रूप से असीमित होना चाहिए। यानी मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, अब 2 पार्टनर में दोनों ही सीमित हो जाएं, ऐसा नहीं हो। 2 में वो कहता है कि कम से कम एक पार्टनर असीमित होना चाहिए। अर्थात अगर कल को हानि ज्यादा बड़ी हो जाए तो चलो एक तो सीमित है, लेकिन दूसरे से उस हानि का जो है उत्तरदायी तो पूरा कराया जा सकता है, यानी उस हानि को सहन करने को कहा जा सकता है। इसके बाद है जी अवयस्क साझेदार। अवयस्क साझेदार यानी ऐसा पार्टनर जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, वो अवयस्क साझेदार कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो साझेदार नहीं बन सकता। जैसा कि हमने पीछे बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की हो, ऐसे व्यक्ति को कोई भी फर्म और कोई भी व्यक्ति अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति किसी भी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता। लेकिन इस नियम के अनुसार एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता, ये जो नियम। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, पीछे भी हमने बताया था कि भारतीय साझेदारी जो फर्म है, तो साझेदारी जो व्यवसाय संगठन है, उसकी स्थापना साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होती है। यानी 1932 में एक एक्ट बना, एक कानून बना, जिसके अंतर्गत ही हम साझेदारी की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, साझेदारी ऐसा नहीं है कि साझेदारी के लिए इस जो कानून के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो फिर 1932 में जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही उस झगड़े का समाधान किया जाता है। यानी जैसा जैसा उस नियम में लिखा गया है फिर उनको फॉलो किया जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत करा लेता है तो उसको इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद है कि 1932 में यह प्रावधान है कि यदि अन्य साझेदार चाहें, यानी अन्य अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि भाई जो है एक जो है अवयस्क पार्टनर, एक अवयस्क व्यक्ति उस फर्म का साझेदार हो सकता है, तो जो है उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। लेकिन जो अवयस्क साझेदार होता है वो जो पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि उसको हानि में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। अर्थात यूं कहिए कि वह है पार्टनर केवल लाभों में पार्टनर या साझेदार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हानि वहन करने के लिए उसको बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि अवयस्क साझेदार का फर्म की हानि में हिस्सा नहीं होता और इसका दायित्व भी सीमित होता है। ठीक है। इसके बाद है केवल लाभ में साझेदार। यह साझेदार अवयस्क साझेदार से अलग होता थोड़ा।
ऐसा साझेदार केवल फर्म के लाभ में भागीदार होता है। ध्यान रहे कि यह साझेदार अन्य पक्षों के प्रति शेष साझेदारों की तरह ही उत्तरदायी होता है, अर्थात ऐसे साझेदार का दायित्व असीमित होता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपके साझेदारी के प्रकार जो है दो थे, पूर्ण और अपूर्ण साझेदार। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो है कि देखिए बात करते हैं अवयस्क जो साझेदार है, अवयस्क एक साझेदार के रूप में। तो देखिए अवयस्क क्या होता है। सबसे पहले अवयस्क का अभिप्राय, अवयस्क जो होता है उसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। अवयस्क क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु एज 18 से कम हो। अवयस्क की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। देखिए कानून के अनुसार हम ये मानते हैं कि जो बच्चा होता है 18 साल से कम एज का जो भी व्यक्ति होगा उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, सोचने समझने की शक्ति जो है उसकी अभी कमज़ोर होती है। यानी वो कोई भी डिसीजन जब लेता है तो उतनी परिपक्व रूप से वो नहीं ले सकता, उसके डिसीजन जो है बहुत सोचे समझे डिसीजन नहीं माने जाते। अर्थात एक अवयस्क के साथ किया गया समझौता बिल्कुल व्यर्थ का मतलब है बेकार हो जाता है। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके साथ आप उसके मकान को बेचने का एग्रीमेंट कर लेते हैं और बाद में विवाद उत्पन्न हो जाता है और आप जो है कोर्ट में जाते हैं, दोनों पक्ष स्वाभाविक के जाएंगे और आपने मान लीजिए 10 लाख का उसका मकान खरीद लिया एग्रीमेंट करके, आपने उसको 10 लाख दे दिए और उसने उसके कागज जो है मकान के आपने ले लिए, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो निरस्त हो जाएगा अपने आप ही। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वो मुकदमा आप जरूर हार जाएंगे। उसका कारण ये है कि जो 18 साल से कम एज के बच्चे के साथ किया गया कोई भी समझौता बेकार हो जाता है अपने आप। अब यहाँ आपको उसकी प्रॉपर्टी के कागज वापस करने पड़ेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वो पैसे वापस मिल जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी भी वापस करनी पड़े और आपको आपकी जो मनी है, जो धन है, वो भी वापस ना मिले। इसका अर्थ यह है कि यदि एक अवयस्क कोई वायदा करने के लिए के बाद उसे पूरा करने में से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता, जो अभी आपको बताया। अब प्रश्न यह है कि क्या एक अवयस्क व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है? यदि हाँ तो उसके अधिकार और दायित्व क्या होगा? अब क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है कि क्या जो माइनर व्यक्ति है उसको आप पार्टनर बना सकते हैं, और वो कहता है अगर हाँ बना सकते हैं तो क्या तो उसकी जो है राइट्स होंगे और क्या उसकी लायबिलिटी होगी। तो देखिए साझेदारी की स्थापना अनुबंध से होती है। आप ये जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी अगर पार्टनरशिप हम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, अर्थात उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। यदि एक व्यक्ति साझेदार हो, यदि अतः केवल वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। इसलिए हमने कहा क्योंकि जो है साझेदारी की स्थापना जो है, ठीक है, वो अनुबंध से होती है और केवल जो है वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जिसमें अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट करने की क्षमता हो। इस आधार पर कहा जा सकता है कि केवल एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि 18 वर्ष से कम एज के व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कोई भी अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से अगर सारे साझेदार जो है एग्री हो जाते हैं तो उसे लाभों में हिस्सेदार या साझेदार बनाया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक अवयस्क व्यक्ति जो है साझेदार तो हो सकता है लेकिन उसे पूर्ण साझेदार नहीं कहा जा सकता, अर्थात वो केवल अपूर्ण साझेदार यानी केवल लाभों में हिस्सेदार हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे देखिए अवयस्क साझेदार के अधिकार और दायित्व या स्थिति को निम्न 2 शीर्षकों से विभक्त किया गया। तो 2 शीर्षकों के अंतर्गत हम अवयस्क साझेदार की स्थिति को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए
सबसे पहले जो ए स्थिति है वो देखिए। ए स्थिति में क्या है, वयस्क होने से पहले अवैध साझेदार की स्थिति मीन्स मान लीजिए एक 18 साल यानी 17 साल के एक बच्चे को आपने पार्टनर बना लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी एक अवैध साझेदार के निम्नलिखित अधिकार होंगे। यानी 17 साल 18 साल से कम एज के व्यक्ति को आपने अगर पार्टनर बना लिया तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे। लाभों और संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। अवैध साझेदार को फर्म के लाभों और संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। पहला तो उसका राइट होगा कि जितना भी लाभ हुआ है, जितने भी एसेट्स है, उसमें का वो अधिकारी हो जो उसकी साझेदारी में प्रवेश के समय निश्चित किया गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि अवैध साझेदार का फर्म में हानियों से कोई संबंध नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये इसके पावर या राइट्स होंगे। दूसरा, लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, यानी अकाउंट्स बुक जिसमें कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा, कितना इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारा अकाउंट्स बुक जो कहती है। एक अवैध साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों यानी अकाउंट्स बुक्स को देखने, जांचने यानी उनको चेक कर सकता है, नकल प्राप्त करने का मतलब उनकी फोटोकॉपी भी प्राप्त कर सकने का अधिकार होता है। ध्यान रहे कि अवैध साझेदार को पहुंच उन पुस्तकों तक नहीं होनी चाहिए जिनमें फर्म की गोपनीयता बातें लिखी हों। यानी कुछ बातें ऐसी होती है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है, तो कहता है कि ऐसी बातें जो है अवैध साझेदार से दूर रखनी चाहिए, उन्हें देखने का अधिकार उसका नहीं होता। मुकदमा दायर करने का अधिकार। एक अवैध साझेदार जब फर्म से अपना संबंध तोड़ रहा है, तब वह फर्म में अपने हिस्से के भुगतान के लिए साझेदारों पर न्यायालय में दावा कर सकता है। मान लीजिए एक 17 साल का जो अपने पार्टनर बनाया था, अभी वो 18 का नहीं हुआ है और वो बीच में पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है, तो आपके खिलाफ वो न्यायालय में यानी कोर्ट में जाकर के दावा कर सकता है। फर्म में रहते हुए उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी फर्म से अलग हो गया तो दावा कर सकता है। इसके बाद ये तो था उसके राइट्स क्या है, अब उसके उत्तरदायित्व यानी उसके जिम्मेवारी क्या है। तो अवैध साझेदार के उत्तरदायित्व, तो देखिए एक अवैध साझेदार का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होता है। असीमित दायित्व साझेदारी की एक मुख्य विशेषता है। असीमित दायित्व जो है साझेदारी की मुख्य विशेषता होती है। इसका अर्थ है कि आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्व चुकाने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति भी उपयोग में लाई जा सकती है। इसका मतलब होता है कि अगर फर्म का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए फर्म में 4 पार्टनर है, अब फर्म का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने जितना धन उसमें लगाया हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, उन्हें उससे ज़्यादा भी हानि का भुगतान करने में देना पड़ सकता है। मान लीजिए सबने 2-2 लाख लगाए हुए हैं और हानि हो गई 20 लाख, तो ऐसी स्थिति में उनकी घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी उस हानि को भुगतान करने में करना पड़ सकता है। लेकिन अवैध साझेदार पर यह लागू नहीं होता। अर्थात अवैध साझेदार से जो है असीमित हानि नहीं ली जा सकती, क्योंकि उसका दायित्व केवल फर्म में उसके द्वारा विनियोग की गई पूंजी तक सीमित होता है। अगर हानि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे ज्यादा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही हानि का भुगतान कराया जा सकता है। इसके बाद है वयस्क होने के बाद। ये तो थे अगर वो 17 यानी 18 से कम है। अब मान लीजिए वो 17 में पार्टनरशिप में आया था, 17 एज में, और अब वो 18 का हो गया, अभी पार्टनरशिप में शामिल है। अवैध साझेदार के वयस्क होने की स्थिति, तो वयस्क होने के बाद अगर मान लो 17 वाला 18 साल का हो गया है तो क्या होगा। अवैध साझेदार के वयस्क होने की स्थिति में वयस्क होने की तिथि से 6 महीने के अंदर इस बात की सार्वजनिक सूचना देनी होती है कि अवैध साझेदार बना रहेगा या नहीं। मान लीजिए हमने बताया कि एक पार्टनर है और वो पार्टनर जो है 17 साल की एज में पार्टनर बना, अब वो मान लीजिए 18 का हो गया, तो जैसे ही वो 18 का होता है तो 18 साल 6 महीने का होने तक 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक पब्लिकली सूचना देनी होगी, अखबार, मैगजीन और समाचार के माध्यम से लोगों को बताना होगा कि अब वो उसका पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। और अगर सूचना के अभाव में अगर उसने मान लीजिए सूचना नहीं दी है तो उसमें उसे फर्म का पूर्ण साझेदार मान लिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 17 का पार्टनर बना और उसके बाद भी उसने 6 महीने तक कोई सूचना नहीं दी 18 का होने के बाद भी, तो अब वो पूर्ण साझेदार माना जाएगा अपने आप ही।
यानी कल को अगर हानि होती है तो उससे हानि का भी पूर्ण रूप से असीमित दायित्व उसका हो जाएगा। फर्म के प्रति उसकी स्थिति का निर्धारण उसकी इसी सूचना के आधार पर होता है। अब है अवैध साझेदार के वयस्क होने के बाद उसकी स्थिति को निम्न दो भागों में बांटा है। अब जो 17 साल का जो पार्टनर बना था, अब वो 18 का होने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। अब देखिए उसमें दो चीजें हों। जैसे ही वो 18 का हुआ तो उसके सामने दो बातें आती हैं कि एक तो वो कह सकता है कि मैं पार्टनर रहूंगा, और एक वो कह सकता है कि मैं पार्टनर अब नहीं बनना चाहता। समझ में? यानी जैसे ही वो 18 का हुआ तो उसके सामने दो चीजें आएंगी कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो ऐसी दशा में उसकी स्थिति क्या होगी, तो क्या होगा, अब उसका दायित्व अन्य जो पार्टनर है उनकी तरह असीमित हो जाएगा। समझ? अब उसे लाभ में इससे साथ साथ हानि में भी हिस्सा प्राप्त होगा। यानी लाभ का प्रतिशत पहले वाला ही रहेगा, लेकिन हानि में भी अब उससे हिस्सा देना पड़ेगा। वह अपनी नाबालिग की अवधि में किए गए समस्त कार्यों के लिए आरंभ से उत्तरदायी माना जाएगा। यानी अगर कोई हानि 17 साल की एज में, यानी जब वो नाबालिग था और कम बुद्धि के कारण उसने कोई गलती कर दी थी, तो उसके कारण जो हानि हो गई थी, अब उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जब वह साझेदार बनना स्वीकार नहीं करता, अब दूसरा पक्ष आ गया। अगर मान लीजिए वो जैसे ही 18 का हुआ उसने कह दिया भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक सूचना की तिथि तक उसके अधिकार और दायित्व जो है वही रहेंगे जो अवैध के हैं। यानी 6 महीने के अंदर अंदर सूचना देनी होती है। जब तक वो 6 महीने के अंदर अंदर सूचना नहीं दे देता तब तक उसके अधिकार और दायित्व वही रहेंगे जो अवैध का मतलब माइनर के होते हैं। सूचना देने की तिथि के बाद के फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और मान लो उसने 3 महीने के बाद में सूचना दे दी, 3 महीने के बाद में अगर कोई फर्म को हानि होती है या कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जब भी वो सूचना दे देगा उसके बाद के काम के लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। उसे अन्य साझेदारों पर संपत्ति, ठीक है, और लाभ में अपने भाग के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार हो जाएगा। यानी अब वो अपना लाभ और जो संपत्ति में उसका हिस्सा उसे पाने के लिए अन्य साझेदारों पर मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये जो है अवैध साझेदार जो बना था तो उसकी वयस्क होने से पहले क्या स्थिति होती है, अवयस्क होने और वयस्क होने के बाद क्या स्थिति होती है, ये हमने अभी पढ़ा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख, और ये +2 में आपकी पार्टनरशिप की बुक है उसमें भी बड़ा काम आता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन ये होता है। तो देखिए साझेदारी संलेख इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक तरह से समझौता ही होता है ये भी। तो साझेदारी संलेख क्या है? देखिए साझेदारी अनुबंध पर आधारित होती है। आप ये जानते हैं कि अनुबंध का मतलब एग्रीमेंट पर आधारित, पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो डिपेंड करती है आपसी जो पार्टनर्स के जो सदविश्वास पर, आपसी जो विश्वास पर आधारित होता है। यह अनुबंध जो है पार्टनरशिप के अंतर्गत जो पार्टनर्स के बीच में जो अनुबंध है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मौखिक अनुबंध होता है, जो ओरली होता है, जो हमने बोल कर कह दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई प्रमाण नहीं होता कि भाई आज मैंने कोई बात कही, कल को मैं मना कर सकता हूँ भाई मैंने तो ये बात नहीं की, तो उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, और ऐसे इसलिए भविष्य में जो भी हम कार्य करेंगे, ठीक है, कितना धन हम सारे पार्टनर लगा रहे हैं, हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे दायित्व क्या होंगे, किस प्रकार से जो है व्यवसाय को हम संचालित करेंगे, ये सारी चीजें तय हो जाती हैं। तय होने के बाद जब लिख ली जाती है तो ऐसे लिखित समझौते को हम जो है साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख एक साझेदारी फर्म के विभिन्न साझेदारों के बीच में हुए समझौते का लिखित रूप होता है। अर्थात साझेदारों के बीच में जो समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जो भी उनके बीच में डीड हुई है, ठीक है, उस सबको लिख लेना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। तो ये कहता है कि
इस लिखित समझौते या अनुबंध को ही साझेदारी संलेख या साझेदारी अंतर नियम कहते हैं। ये आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप है। साझेदारी संलेख में किन्हीं भी बातों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण, यानी कुछ भी बातें हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेनली लिखी जानी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम स्टार्ट करते हैं 2-4 लोग मिलकर, और उसमें उन बातों को आप अगर लिख लेते हैं तो उसको हम जो है डीड कहेंगे, आपके बीच में होने वाला समझौता कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा हुआ है होना चाहिए। तो सबसे पहले देखा है फर्म का नाम और पता। देखिए सामान्यतः नॉर्मली एक फर्म अपना कोई भी नाम रख सकती है। एक साझेदारी फर्म अपना नाम जो रखने के लिए स्वतंत्र होती है। इस तरह लिखेंगे आप इस पॉइंट को कि सामान्यतः एक साझेदारी फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र होती है। वह अपना कोई भी नाम रख सकती है, कभी भी उसको परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। फर्म के नाम में जो है एक फर्म का नाम, बस कुछ बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए कि एक फर्म का नाम अन्य फर्मों के नाम से मिलता जुलता नहीं हो। देखिए हमने बताया कि एक पार्टनरशिप फर्म अपना कोई भी नाम चूज कर सकती है, सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं नाम चुनाव करते हुए कि एक फर्म जब भी अपने नाम का चुनाव करे तो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो अन्य फर्मों से मिलता जुलता हो। ठीक है, क्योंकि उससे समझते हैं आप कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए आर्य फर्म और आर्य एंड सन फर्म, ये अलग अलग है। ठीक है। दूसरा कि फर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर सरकार ने कोई पाबंदी लगा रखी हो, या जिससे ऐसा महसूस होता हो कि वो सरकारी है। जैसे रॉयल, किंग, क्वीन या कोई भी सरकारी चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग फर्म के नाम में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी प्रकार इन नामों का प्रयोग करना सरकार की दृष्टि में अवांछनीय है। ठीक है। और एक जो फर्म साझेदारी फर्म होती है उसको जो है अपने नाम, अपने जो नाम है उसमें किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये पहला हुआ आपका फर्म का नाम। ठीक है। और पता, और ये बताना चाहिए कि फर्म कहाँ स्थापित है और किस नाम से। दूसरा साझेदारों के नाम और पते। तो इस साझेदारी संलेख में जितने भी साझेदार हैं उनके नाम क्या हैं और उनके नाम के सामने उनके एड्रेस लिखे हुए होने चाहिए।